अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तायरा, मैंने आपको ऐड कर लिया है। जी जी, यहाँ हम आ चुके हैं आप। ज़हे नसीब, कैसी हैं आप डॉक्टर तायरा? ठीक ठाक? बस यार जिंदा है, एक और हफ्ता गुजर गया जिंदगी में। बेशक बेशक। बस मैं तस्नीम का वेट कर रही हूँ। जैसे ही तस्नीम जो है वो हमें ज्वाइन करती हैं, फिर हम आज के पॉडकास्ट का आगाज करें। आप उनको लिंक भेज दें, क्योंकि जी उनको ये वाला तरीका नहीं आता जी जो मैं मेरे कर। पास, जी मैं कर लेती हूँ। आपके पास सवाल वगैरह तो मौजूद है ना? जी हाँ। अच्छा, मैं जब तक तस्नीम आए मैं ये कहना चाहती जी हूँ जी इसी प्रोग्राम के हवाले से कि बहुत से लोग हमें जो पूछते हैं, मैंने शायद पहले भी कहा था, 1-to-1 की बेसिस पे मुझसे मुमकिन नहीं है कि मैं उन्हें डिटेल से जवाब दूँ 1-to-1 की बेस पे। मैं इनकरेज करूँगी उन्हें कि अगर वो डायरेक्ट मेरी बात सुनना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम में अपने सवाल भेजें। आप जल्दी से अपना नंबर बता दें। और यही 00194726726 0194 726। 726। सो ख़वातीनो हजरात, मैसेंजर में इलाज करना मुमकिन नहीं है। जिस तरह अक्सर लोग मैसेंजर में पूछते हैं कि जी दवाई बता दें और ये कर दें, या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है कि इसके मुतालिक बता दें, या तो आपका बैकग्राउंड हो, यानी आपको बेसिक्स का पता हो, तो मैं उसमें आपको, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी को लिखना हो कि आप 2 दफा ये दवाई खाएं, और अगर मैं BID लिखूं तो लोगों को BID का भी नहीं पता होगा। अब BID का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सुबह शाम। अब अगर आप ये याद कर लें तो मेरा सुबह शाम बच सकता है, मैं BID लिख सकती हूँ फॉर 5 days। और TID का मतलब होता है, TID या TDS, दो चीजें लिखी जाती हैं 3 times, ठीक है, थ्राइस अ डे। BID का मतलब होता है, ये यूनानी वर्ड्स हैं और उनकी एब्रीविएशंस अभी तक चल रही हैं और पूरी दुनिया में हैं। और OD का मतलब होता है एक रोजाना। तो आप मेरे साथ तभी आगे चल सकते हैं, या मुझसे आप कुछ तभी सीख सकते हैं जब आप साथ साथ सीखें। हमारा हर प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस है एक पिछले प्रोग्राम का। और हर बात जो मैं फेसबुक पे भी करती हूँ वो सीक्वेंस होती है किसी ना किसी पिछली बात की। और जो कुछ मैं लिखती हूँ वो भी इसी तरह सीक्वेंस में चलता है। तो इस तरह नहीं होगा कि आप एक दिन आए और आप समझें कि ये डॉक्टर बैठी कोई मुफ्त मशवरे दे रही है तो हम ऐसे अपनी तकलीफ बताएं और हमारा इलाज हो जाए। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद आपकी बैकग्राउंड, और तस्नीम आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके इंतजार में अपना भाषण दे रही थी। मैंने सुन लिया, सारा कुछ सुन लिया मैंने। जी, तो मैं ये कह रही थी कि लोग मुझे वैसी वाली डॉक्टर समझ रहे हैं जो एक नुस्खा लिखता है, हाथ में पकड़ाता है और उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। हूँ मैं वैसी ही डॉक्टर, लेकिन इस सारे कष्ट का मकसद ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास एनफ ऑफ पेशेंट्स हैं। मैं पहले ही अपनी मेडिकल फील्ड में बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें से इतना सारा वक्त आप लोगों को दे रही हूँ तो इसका मकसद ये है कि आप इसे सीखें। इसका मकसद नुस्खे लिखना या आपकी जो अभी जो है जो आप वो नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ आप हर प्रोग्राम में लिंक रहें, हर आर्टिकल में लिंक रहें, क्योंकि मैं
गुज़श्ता से पेवस्ता बातें करती हूँ, और जो कुछ मैं बता रही होती हूँ उसको सीखें। नो वरीज कि आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, अरे बंदा, कोई भी बंदा सीख सकता है, भेजा हर किसी के पास है। ये जो 1.5 किलो का दिमाग है ना, ये अल्लाह मियां ने हर किसी को डाल के भेजा है, सिर्फ इसको इस्तेमाल करने की बात है। रिसोर्सेज की बात है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन की शक्ल में बहुत बड़ा ये वास्ता है जिसकी वजह से आप दुनिया में कोई भी बात घर बैठे सीख सकते हैं, अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, नए नए मतलब नए नए लफ्ज सीख सकते हैं। मैं अभी तक इतनी सारी चीजें सीखती हूँ जो भी मुझे नहीं पता होती, और मैं जाके पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपने गायनी फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो मेरा था, उसका मतलब नुस्खे लिखना और वो सारा कुछ नहीं था, उसका मतलब ये था कि यू ट्राई टू लर्न द थिंग्स। ठीक है, ये मैंने अब अपना भाषण दे लिया। हाँ, अब इसी को थोड़ा सा मैं तक़वियत देना चाहूंगी, थोड़ा सा इसको रीइंफोर्स करना चाहूंगी। जो ताहिरा ने कहा है कि हमने जब ये सिलसिला डॉक्टर ताहिरा की तवज्जो से शुरू किया तो इसका नाम हमने यही लिखा था कि आओ करे बातें तलाशे हल। अब हल का मतलब ये नहीं था कि डॉक्टर ताहिरा रोज नुस्खे और पुड़ियाँ जो हैं वो मस्कत से हमें भेज रही हूँ और लोगों को फायदा हो रहा हो। हल तलाशने का मकसद ये था और बातें करने का मकसद ये था कि हम डॉक्टर ताहिरा से सीखें। जो उनका इल्म है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो उनकी सोच है, जो अंदाज है उनका लिखने का, बयान करने का, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं सारे फील्ड में रह के, केस स्टडीज जो हैं जो लाखों की तादाद में होंगी, उनसे सीखने का। और हम सब वही कुछ कर रहे हैं कि हम बातें भी कर रहे हैं, हल भी तलाश कर रहे हैं। हल सिर्फ नुस्खा देना नहीं है, हल आपके दिमाग को थोड़ा सा झुंझलाना है। जैसे डॉक्टर ताहिरा ने कहा कि 1.5 किलो या 1.5 पाव जितने का भी हमारा भेजा होता है उसको थोड़ा सा झिंझोड़ना है कि भाई और बहनों इसको इस्तेमाल करें और खुदा के लिए जो डॉक्टर ताहिरा बता रही होती हैं उसको थोड़ा सा फॉलो भी। मुझे तो बस इस बात का दुख रहता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, हम अपने अतराफ को चेंज नहीं कर पाते। मैं अपने डोमेस्टिक हेल्प को चेंज नहीं कर सकती, ना उनके बच्चे कम करा सकती हूँ पैदा होना, ना मैं उनके बाकी मामलात उन खवातीन के मैं सही करा सकी हूँ, ना मैं अपने ऑफिस में मर्दों को ही समझा सकी हूँ। बच्चों को जिन मतलब 22 साल के बच्चे की अगर ऑफिस की शादी हुई है 21 साल में और वो 22 साल में बाप बन जाएगा, तो आप सोचें कि जिंदगी क्या होगी। और अभी से उसका यह हाल है कि वो चीजें इधर रखता है इधर भूल जाता है। और मैंने कहा कि तुम्हारी तो उम्र देखो, इस उम्र में तो हमें पता ही ना, हमें कोई गम और फिक्र होती नहीं थी, हम सिर्फ पढ़ाई में और अपने दोस्तों में मगन रहते थे, हमें कोई फिक्र ही नहीं थी। तुम्हारे जहन पे जो है वो हर तरह का बोझ है, और अब एक मजीद बोझ आएगा औलाद की सूरत में। तो तायरा पता नहीं कहाँ पे हम इसको इसमें मुतासर कर मैं पाएंगे। तस्नीम एक बात कहना चाहूंगी। मैं अपनी बेटी से एक दिन यही बात कह रही थी कि मुझे 5 साल होने वाले हैं और ये जद्दोजहद शुरू किए हुए, और किसी किसी दिन, वैसे तो मैं नॉर्मली बड़े हाई मूड में रहती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन मैं सोचती हूँ कि मैंने 5 साल अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी इस सारे काम को दे दी है, और वाई लाइक तो उसने कहा, मामा इसके लिए जरूरी है कि जो बंदा अपनी जिंदगी बदलना चाहता है ना, उसके अंदर आग जले, उसके अंदर आग जलना जरूरी है वो कि आग हाँ नहीं जल रही, वो जल नहीं रही। आई हैव टू चेंज माई लाइफ, या आई हैव टू। और लाइफ चेंज करने के लिए लोगों के पास शायद एक मिसकंसेप्शन आ गई है कि पैसा शुरू से ढेरों ढेर हो और बाकी चीजें भी जो हैं वो सारा कुछ हो तो तब हमारी लाइफ चेंज होगी। दैट इज लाइक लोगों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस ही पता जो है उसकी वो खत्म हो गई है। मैं अगर ये लोग अगर ना समझे कि मैं अपनी बहुत मिसाल देती हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर आज किसी को मैं यहाँ नजर आती हूँ तो मैं किसी जमाने में आज से 25-30 साल पहले मैं यहाँ थी,
और मैंने अपना सफर जो है मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, और उससे भी पहले जीरो से स्टार्ट किया था कि पिदरम सुल्तान बूथ नहीं थे, एक सरकारी मुलाजिम थे। तो मतलब ये है कि ये लॉन्ग कर्व है, लॉन्ग कर्व जिसमें इल्म भी मिला, जिसमें काबिलियत भी मिली, जिसमें बहुत कुछ और साथ, जाहिर है उसके साथ पैसा आता है। ठीक है, आप जब इतना कुछ कर रहे होते हैं तो पैसा इज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ योर, मैं पैसा को मेन प्रोडक्ट नहीं कहती, मैं पैसे को हमेशा साइड प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क कहती हूँ। आप दुनिया में अगर हार्ड वर्क और डेडिकेशन और पूरा मोटिवेशन से कोई भी काम करेंगे ना, तो उसके साइड प्रोडक्ट की तौर पे आपका जो हालत है वो बदलेगी ही। लेकिन अगर आप जिंदगी के, अगर आप 22 साल की उम्र में शादी कर लें, 23 साल की उम्र में आप बच्चे पैदा कर लें, तो आप अपने आप पे कोई, अपने आप को किसी काबिल बनाए बगैर आप साइकिल के साथ ट्रक बांध रहे हैं। अब इस साइकिल ने सारी उम्र ट्रक को घसीटना है, बजाय ये कि आप ट्रक बनते और फिर उस पे अपना लोड उठाना शुरू करते। ठीक है, फिर मुझे बहुत सारी खवातीन पूछती हैं, कहती हैं, जब मैं उन्हें कहती हूँ कम्बर जी हस्बैंड नहीं मानते, हस्बैंड, अरे भाई मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्या हस्बैंड्स को हर बात पूछ के उनके कान में डाल के जरूरी है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन करें? अगर आप एक गोली रोज की खाना शुरू कर दें और बताए बगैर खाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हालात खवातीन के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अच्छा, अगर आप में कन्फ्रंट करने का हौसला नहीं है, कन्फ्रंट करने का मतलब ये होता है कि नहीं मैंने नहीं करना, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किया, नहीं करना भाई, नहीं करना, ठीक है, ओके, मेरे में ये गट्स हैं और मैं ये कर सकती हूँ, या अगला बंदा भी सुन सकता है। अगर आप में वो वाले गट्स नहीं है, तो फिर आप जब पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज एज पे हैं, तो आप अंडर प्ले करें भाई। अंडर प्ले करने का, ये जो अपनी जात को महफूज करना होता है ना, ये धोखा देना नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी जात, एक आने वाले बच्चे की जात और आपकी जिंदगी इन्वॉल्व है। ठीक है, और आप हर प्रेगनेंसी में और हर डिलीवरी में आप पोटेंशियली, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप मौत की सरहद पे जाते हैं। अभी बल्कि मुझे एक मैसेज मिला है, और वो बेटी जो है, जिन्होंने, एक तो लड़कियों ने अपने नाम नहीं लिखे होते और मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या कहूँ, मानो बिल्ली उनका नाम है, बहरहाल मानो बिल्ली मुझे बार बार जो है वो मैसेज किए चली जा रही हैं, और वो समझ रही हैं कि शायद मैं उन्हें जान के जवाब नहीं दे रही, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं समझ रही कि ये बुखार और नजला और जुकाम नहीं है कि जिसके लिए मैं उन्हें कह दूं कि अच्छा ये करो। किस्सा ये है कि भाभी की डिलीवरी हुई है कोई 8-6 माह पहले, जिसमें बकौल उनके पहली डिलीवरी पे डॉक्टर की गलती से मसाना फट गया। डॉक्टर की गलती से? क्या आपको मालूम है कि वो डॉक्टर भी थी, या आप किसी दाई के पास बैठी हुई थी, या एलएचवी के पास बैठी हुई थी? और क्या आपने जिस खातून के पास भी बैठी हुई थी वहां जाके क्या आपने पूरा पुश नहीं किया था कि हमने नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है? हमने, डॉक्टर जो है वो सिजेरियन पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको फर्क पता चला कि जब आप फैसले अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और अब जब दूसरे बंदे को टोटली आप नेगेटिव करार दे देते हैं, ठीक है पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन टोटल नेगेटिविटी नहीं है। हम लोग, ये जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनको 50% भी ये कह लें कि बुरे हैं, लेकिन 50% आपको अच्छे भी मिलेंगे। ये तनासुब हर जगह पे है, हर शोबे में है। तो आपने, जैसा कि एक ट्रेंड है, नहीं हमने नॉर्मल कराना है, नहीं हमने नॉर्मल कराना है, नॉर्मल कराने में उस खातून का मसाना फट गया। अच्छा, अब वो कह रही हैं कि डॉक्टर की गलती से मसाना फट गया, उसके बाद ये है कि उसका यूरिन जो है उस पर कंट्रोल खत्म हो गया। अब यूरिन किसी, आप सोचें उस लड़की का पहला बच्चा होगा, और वो लड़की की उम्र होगी यही कोई 18-20 साल, उसके बाद उसका पेशाब जो है वो मुसलसल आना शुरू हुआ, तो लिखा हुआ है कि उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ, और दोबारा ऑपरेशन के बाद वो कुछ बेहतर हुई, लेकिन अभी भी पेशाब पे कंट्रोल नहीं है। अब आप गोली बताएं, हुण तुसी दसो मैं क्या बताऊं? कड़ी गोली दस।
ठीक है, she needs complete workup of urine incontinence and urine incontinence. अब अंग्रेजी लोगों को समझ नहीं आती। यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि पेशाब पे कंट्रोल ना होना। अच्छा, पेशाब पे कंट्रोल ना होने का एक पूरा का पूरा अलहदा से सब्जेक्ट है, और हमारी गायनी में जो उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करता है उसे कहते हैं यूरोगायनोकोलॉजिस्ट, और वो एक पूरा एक अलहदा शोबा है। यानी हम में से जो आगे से यूरोगाइनी में स्पेशलाइज करना चाहते हैं वो यूरोगाइनी में जाते हैं। मैंने इसके मतलब अब यही मुझे गिला है, पेशाब की ना रुकने पे मैं 3 आर्टिकल्स डिटेल से लिख चुकी हूँ कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसके लिए क्या क्या करना है, यूरोडायनामिक स्टडीज, इसके लिए जो टेस्ट है वो करवाना पड़ता है, जिससे पता, एक फिजिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, किसी बहुत ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब किसी ने वो आर्टिकल्स नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मेरा मैसेंजर तोड़ दिया है कि हमें दवाई बता दें। अब आप बताएं, ये चीजें मुझे यानी शायद एक दिन ऐसा वक्त आए कि मैं अपना मैसेंजर बंद कर दूं, इसलिए कि हर चीज यानी नॉर्मली मैं मेरे में बहुत पेशेंस है, आपको भी इल्म हो गया होगा। मैं बहुत चीजें जो हैं वो परसिस्टेंटली करती जाती हूँ, लेकिन कभी तो सब्र जवाब देगा ना, इसलिए कि आपके लिए कंप्लीट हेडेक बनती है हर दूसरे, यानी हर रोज मुझे हंड्रेड्स के हिसाब से मैसेजेस आते हैं विच आई ट्राई टू रीड, ठीक है। और उनमें से कोई अगर मुझे लगे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं उनको फौरन जवाब देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक और चीज, मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें भेजी जाती हैं, बताएं इसमें क्या है। अरे भाई, मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ के ना उसमें एज है, ना उसमें हिस्ट्री है, ना उसमें कुछ और है, और फिर रोमन इंग्लिश। आई हेट रोमन इंग्लिश उर्दू, आई हेट टू रीड दैट। भाई या उर्दू लिखें या अंग्रेजी लिखें, ये क्या है रोमन उर्दू जो आप लिखते हैं, ये आपको समझ नहीं आती। आई एम नॉट यूज्ड टू रीड दैट। मेरे लिए उर्दू पढ़ना या अंग्रेजी पढ़ना मच उससे है कि मैं कितनी जल्दी से पढ़ सकती हूँ, ठीक है। फिर आप जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का जवाब नहीं देते तो फिर वो आता चला जाता है, फ्ला इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फ्ला इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है शायद कि चूंकि मैं फोन पे ही लिखती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं लैपटॉप पे नहीं लिखती क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि मैं जहाँ भी बैठी हूँ जो भी कर रही हूँ मैं फोन पे लिखना शुरू कर देती हूँ। उसमें मेरे गूगल डॉक्स हैं। अब क्योंकि उसमें साथ मेरा इंटरनेट ऑन होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सर्च करनी होती हैं, मैं पूरा रिसर्च बेस करती हूँ, ठीक है। अगर अदबी चीज भी है उसमें भी मुझे बहुत सारे लफ्ज कंफर्म करने होते हैं कि ये लफ्ज ऐसे ही यूज होता है, मैं गलती का एहतमाल जो है वो कम से कम रखना चाहती हूँ। अब वो इंटरनेट ऑन है, अब वो मैसेंजर में ना वो आए चले जा रहा है मैसेज, आए चले जा रहा है मैसेज, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो टूटे चली जा रही है। मैसेंजर बंद कर दें या इंटरनेट ऑफ कर दें तो थोड़ी देर बाद आपको फिर ऑन करना पड़ता है। और इंटरनेट ऑन करने का प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे चूंकि बच्चे भी कनेक्टेड होते हैं इससे और सारा कुछ, और जाहिर है मैं पाकिस्तान से दूर हूँ तो पाकिस्तान भी कनेक्टेड होता है, इसलिए वो भी लॉन्ग टर्म आप नहीं वो कर सकते। फिर मुझे ख्याल आता है कि या अल्लाह, अच्छा अब मैं प्रोग्राम के तवस्सुत से अब आप देखें कि मैंने हजारों रुपया खर्च करके अपनी वेबसाइट बनवाई है ताकि ये सारी चीजें उस वेबसाइट पर डलें और मैं आपको वेबसाइट बता दूं और कहूं कि जाएं प्लीज। और अच्छा, फिर मैं कहती हूँ कि जी मेरी वॉल पे जाके देख लें आर्टिकल, हमें नहीं मिल रहा आपकी वॉल पे। अरे वॉल का मतलब ये है कि आप स्क्रॉल करें, पेज पे स्क्रॉल करें तो नीचे आपको सारी चीजें निकलती चली आएंगी, पिछले सालों की चीजें निकल आएंगी। लेकिन उसके लिए चूंकि सब्र चाहिए तो, और दूसरा
اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ ہم سب پہ چلے جائیں جہاں پہ ہر چیز میری مل جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی چونکہ تھوڑی ایفرٹ چاہیے تو وہ نہیں کرنا ہے۔ اب میں اس کا تیسرا طریقہ میں نے وہ کیا ہے جو ویب سائٹ بنوائی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہر چیز ویب سائٹ پر ڈلے گی، آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے کیونکہ اس میں کیٹیگریز ہیں کہ ادبی میگزین ادبی آرٹیکلز کون سے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ کون سے ہیں، اور ریپ پہ کون سے ہیں، اور سوشل ایشوز پہ کون سے ہیں، اور تو آپ وہاں جا کے پڑھیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے اے بی سی تو سیکھیں، اے بی سی سیکھیں تو آگے سے میں ڈی تک چلوں گی نا۔ جب آپ اے بی سی نہیں سیکھتے تو میں کتنی دفعہ آپ کو اے بی سی پڑھاؤں گے؟ بالکل صرف مجھے بالکل۔ اور لائک اگر میں غائب ہو جاؤں گی یہاں سے، یعنی میڈیا سے یا میسنجر سے، جسٹ تھنک کہ مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مطلب میں آلریڈی ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ میں نے اپنا پروفیشنل بھی میں نے فل اس پہ اٹین کیا ہوا ہے، ادبی سین پہ بھی میں ہوں کہ میں اس پہ بہت سارا کام کر رہی ہوں، اور بلکہ میں اس سے زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک ناول لکھ رہی ہوں، میری ابھی ادبی تنقید سویرا میں چھپی ہے، ابھی میری کچھ چیزیں انڈیا میں چھپی ہیں۔ سو امیجن کہ میں اپنا ادبی کام کرتی رہوں گی لیکن میں گائنی فیمنزم چھوڑ دوں گی۔ گائنی فیمنزم تو نہیں چھوڑوں گی، اس کو میں دوسری طرح سے کروں گی، لیکن میں آپ سے ان کانٹیکٹ آنا بند کر دوں گی، کیونکہ مجھے وہی بات ہے کہ آپ جب سیکھنے پہ تیار نہیں ہیں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بندہ آپ کے پاس فری آف کاسٹ پورے پاکستان میں بیٹھا ہے جو آپ کو اردو میں چیزیں بالکل بیسک لیول پہ آپ کو بتا رہا ہے۔ بہت ساری ڈاکٹرز ہیں جو ویڈیوز بناتی ہیں اور بلکہ وہ آن لائن کنسلٹیشنز بھی دیتی ہیں۔ مجھے اتنے لوگ آفر کرتے ہیں آپ آن لائن کنسلٹیشنز پہ آئیں، میں پھر اپنے آپ کو روک لیتی ہوں کہ نہیں چھوڑو، پیسے لے کے ابھی نہیں کرنا، ابھی میں جیسے یہ فری میں کرنا چاہتی ہوں مجھے اسی میں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں یہ فری میں کرنا چاہتی ہوں then you should learn this، بجائے یہ کہ کسی دن میں کہوں کہ ٹھیک ہے پھر آؤ سیکھو، 5,000 روپیہ دو فیس، اور مجھ سے لے لو میرا ہاف این آور، مجھ سے لے لو میرے 20 منٹس، سیکھو، دوں گی جواب ڈیٹیل سے۔ 5,000 فیس جمع کراؤ اور میں ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ بھی کروں گی، آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گی، اور فیس ٹو فیس بیٹھ کے کنسلٹیشن کروں گی، شاید تب کسی کو میری قدر آ جائے۔ 5,000 is اور میرے لیول کے بندے کے لیے 5,000 is not a big fee، اور وہ بھی جو ابراڈ رہ رہا ہو۔ ڈاکٹر طاہرہ اسپیس نہ چھوڑیے گا اور ہمیں چھوڑیے گا نہیں بس۔ میں آپ کو تو قطعی نہیں دیکھیں چھوڑنا چاہتی، لیکن وہی بات ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کے اچھا لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ یہ شہرت حاصل کرنے کا یا پتہ نہیں کس چیز کا، اگر آپ اسے اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ امیجن کریں کہ کیا آپ ایسی شہرت حاصل کرنا چاہیں گے کہ جس میں آپ کو 11 کروڑ آدمیوں میں سے 6 کروڑ جوتے مار رہے ہوں کے ساتھ نہیں، اور پھر اپنے جمعے کی چھٹی میں سے 1 گھنٹہ نکال کے ہمیں دینا اور اور میں بلا آپ کو بتاؤں معاوضہ۔ آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں کیونکہ میں ڈیورنگ دا ویک بہت زیادہ بزی تھی، پھر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے ظاہر ہے میں نائٹ پہ بھی کام کرتی ہوں، نائٹ کالز بھی لیتی ہوں، لکھتی بھی ہوں، اور پھر اور گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود میں سوچیں اس کے باوجود لوگوں کو جواب دیتی ہوں۔ لیکن جب آپ بجائے یہ کہ آپ میری وال پہ آ کے میرے پیج پہ آ کے پڑھ کے سیکھنا شروع کریں، مجھے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم نے فلاں آرٹیکل پڑھا تھا
اور اس میں آپ نے یہ فلاں بات کہی تھی تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی, تو یہ بات آپ سمجھائیں گی؟ یقین کیجیے مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے اینل سفنکٹر کے متعلق اتنا لکھا ہے, آپ نے یورین کی کنٹرول کے بارے میں اتنا لکھا ہے, آپ نے ویجائنا کے متعلق اتنا لکھا ہے, آپ نے ماہواری کے لیے اتنا لکھا ہے, آپ نے انڈومیٹریوسس کا پروگرام کیا ہے اور لکھا ہے, میں نے اس کے لیے ایک پورا کلپ بھی بنایا تھا, میں نے ایڈینومایوسس پہ لکھا ہے, میں نے فائبرائڈز پہ لکھا ہے, میں نے پوسٹ کارٹل ٹیئرز پہ لکھا ہے, پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ پہ لکھا ہے, کینسرز پہ لکھا ہے, نیم اینی تھنگ, شوگر پہ لکھا ہے, ڈپریشن پہ لکھا ہے, کہ جو میں نے نہیں لکھی. 600 مضمون لکھنا آسان کام نہیں ہے, لیکن مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے فلاں چیز پڑھی تھی تو آپ مجھے بتائیے اس چیز سے, اس میں کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ, اس میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا اس کی پریکاشنز کیا ہیں. اور یہ گلا خالی گاؤں میں رہنے والوں سے نہیں ہے, یہ گلا شہر میں رہنے والے ایجوکیٹڈ لاٹ سے بھی ہے, کیونکہ ایجوکیٹڈ لاٹ کو بھی ٹرمینالوجی یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی. آپ گائناکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, گائناکالوجسٹ جس آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دیتی ہے یا آپ کو بتاتی ہے یہ آپریشن کروا لو. میرے سارے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ کزنس ہیں لیکن نان ڈاکٹرز ہیں, انہیں مجھ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے. حتیٰ کہ جو بیچ میں سے انجینئر, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کو مجھے پوری بات سمجھانی پڑتی ہے, حالانکہ پورے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. ایون ڈاکٹرز کو بتانی پڑتی ہے, کیونکہ میں جو جونیئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہیں بھی یہ انفارمیشن نہیں ہوتی. سو اگر پاکستانی سوسائٹی پڑھنا نہیں چاہتی, اسپیشلی خواتین, اور اسپیشلی خواتین نہیں مرد بھی, کیونکہ ابھی میری وی بک آ رہی ہے, تو وی بک کے میں نے جو پیش لفظ لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہی یہی ہے کہ یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ ان مرد حضرات کے لیے ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے طاہرہ, بس دل نہ چھوٹا کیجیے اور ہمیں چھوڑیے گا نہیں. بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں کہ پلیز ڈونٹ لیو اس ڈاکٹر, پلیز میڈم پلیز ڈونٹ لیو اس. تو یہ آپ کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہم آرٹیکل پڑھیں گے بھی, مطلب اب تھوڑی سی ان کو سبق میرے خیال سے مل گیا ہے. تو شائستہ سوالات شروع کریں تاکہ ڈاکٹر تھوڑا سا وارننگ دے دینی چاہیے نا, کہ اگر آپ مجھے نہیں پڑھیں گے تو بالکل بالکل نہیں, بہت صحیح ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم ہیں. اور مجھے وہ نہ سمجھیں, دیکھیں بہت ساری ڈاکٹرز میں بتا رہی تھی جو ویڈیوز بھی بناتی ہیں اور کنسلٹیشن, دے آر ٹرائنگ ٹو انکریز دیئر کلائنٹیج, ٹھیک ہے, اور ان کے لاکھوں میں کلائنٹیج, وہ ظاہر ان کے کلینکس بھی ہیں پاکستان میں اور سارا کچھ. I don't have any such intention, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہ میں میری کلائنٹیج ہے نہ میں اسے ارن کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی ویلی ہوں کہ بس مجھے آپ کو اپنی بوتھی دکھانے کا اتنا شوق ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ میں بوتھی دکھانے کے لیے تسلیم کو بھی ساتھ لے کے اور شائستہ کو بھی ساتھ لے کے بک بک کرنے جمعے کو بیٹھ جاتی ہوں, اور اس کے علاوہ میرا میسنجر کھلا ہوتا ہے اور اس پہ آپ یعنی نہیں میسنجر پہ بھی لوگوں کو کم آنا چاہیے. ڈاکٹر طاہرہ, آپ کے بسکٹ کہاں ہیں؟ آپ کا انرجی لیول نا ڈرین کر دیا ہے لوگوں نے آج میں اپنے گھر میں نہیں ہوں, اس لیے نسیم بی بی نہیں ہے جو مجھے چائے اور بسکٹ اور چائے میں نے جسٹ میں نے شاور لیا تو چائے پی لی. اچھا, یہ مریم زمان بار بار میسج بھیج رہی ہیں کہ میری پرابلم شیئر کر دیں, ان کی پرابلم اگر ہے تو بتا دیں. مریم اگر یہاں پر شیئر کر دیں کامنٹس میں, کیونکہ میں ابھی ان باکس نہیں کھول سکوں گی آپ کا. جی میں دیکھ لیتی ہوں, میرے واٹس ایپ پہ تو نہیں ہوگا, آپ کے واٹس ایپ پہ ہوگا. جی, ہم لوگوں کو فیس بک پہ آیا ہے, فیس بک. جی ہاں, لیکن یہ کہ جو سوالات ہمیں واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا شروع کر دیتی ہوں. ان دا مین ٹائم مریم, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو وہ بے شک کامنٹس میں پوچھ لیں. ایک سوال ہے جو کہہ رہی ہیں, میری عمر 48
साल है, 4 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से और 7, 5, 2 साल के वक्फे से। 2 DNC हुई हैं। पीरियड्स हमेशा वक्त पर बगैर किसी दर्द और तकलीफ के रहे। अब मई में और अक्टूबर में पीरियड्स नहीं हुए, लेकिन पीरियड से पहले बाजू और कंधों में शदीद दर्द और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। और जब पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। वो ये कह रही है मैं पिछले 1 साल से टेनोरिमिन 50 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी वालदा को मेनोपॉज 40 इयर्स में शुरू हुआ था और साथ ही हार्ट, शुगर और किडनी के मसाइल हुए। तो बस ये तो अब आपको खुद ही पता है कि लेकिन मेनोपॉज का मतलब कतई नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर, कंधों में दर्द, शुगर। मुझे मेनोपॉज हुए हुए 10 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरा सर्जिकल मेनोपॉज था। यानी मैंने बताया कि जब हिस्टेरेक्टमी आप करवा दें तो वो, और ओफरेक्टमी भी, तो आपका सर्जिकल मेनोपॉज होता है। बहन, मुझे तो ना शुगर हुआ है, वैसे अब नजर ना लगा देना, और ना ही ब्लड प्रेशर हुआ है और ना ही कुछ और। उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। आप अगर अपना वजन खुला छोड़ दें और आप हर तरह की चीज खाना शुरू कर दें, देखें, अगर आप मुझे ये कहते हैं ना कि डाइटिंग या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिर्फ पैसे वालों के लिए हो सकती है, कतई गलत। खीरे खाना, तरें खाना, टमाटर खाना, मूलियां खाना, सलाद के पत्ते खाना, दालें खाना, और इस तरह के शलजम खाना, गोभी खाना, और इन सबको चाहे ग्रिल करके खाना, चुकंदर भी अच्छी चीज है। चुकंदर खाना, ठीक है, ये कतई अमीरों की चीजें नहीं है, ठीक है। और इन्हें घर में उगाना भी बहुत आसान है। अगर मुझे सिर्फ हर औरत इसका जवाब यहाँ अभी कमेंट्स में दे दे, आपके घर ऑयल कितना आता है और आपके घर चीनी कितनी आती है, और आपके घर में कोई सब्जी उगाने की जगह है या नहीं है, कुछ बनाया है? ना भी गमले हो, और गमले नहीं चाहिए आपको सिर्फ डब्बे में उगा लेना काफी था, वो कहीं पे भी रख दें आप। लेकिन आपके घर ऑयल कितना आता है और आपके घर चीनी कितनी आती है? रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, मेरे घर चीनी नील आती है, मेरे घर चीनी नहीं आती, ब्राउन शुगर भी नहीं आती, स्टीविया भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, वो स्वीटनर भी नहीं आता। और ये गुज़श्ता 10-15 साल से ऐसा है। और जिसका फायदा ये हुआ है कि हमारे बच्चों को भी मीठी चीजें खाने की आदत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें दूध में कभी चीनी मिला के नहीं दी थी जब वो थोड़े बड़े हुए थे। पहले तो वो ब्रेस्ट फेड थे, तो ब्रेस्ट फीड जो होता है वो बहुत फीका सा दूध होता है, और बाद में जब दूध पिलाना शुरू किया तो वो फीका ही पीते थे। तो अब हमारे घर में कोई रूटीन में स्वीट नहीं बनती, कुछ नहीं होता। हमारे घर में रमजान में शरबत नहीं बनते, हमारे घर में कोई मिल्क शेक नहीं बनता, हमारे घर में कोई जूस स्क्वीज नहीं होता, हमारे घर में सिकंजबीन में कुछ नहीं बनता। हमारे घर अगर कोई मेहमान आए तो पहले हम उसे देते हैं सादा पानी, और उसके बाद हम देते हैं चाय या कॉफी बगैर चीनी के, ठीक है। तो और ऑयल का ये हिसाब है कि ऑयल हमारे घर इतना कम आता है क्योंकि हमारे घर फ्राइंग नहीं होती, ठीक है। और सालन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ऑयल तैरता हुआ नजर आए। तो ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपकी ब्लड वेसल्स तंग हो चुकी होती हैं, मीठा और ऑयल, मीठा खा खा के और सालन में ऑयल खा खा के, और एक्सरसाइजेस मिल करके। और एक्सरसाइजेस जो घर का काम है वो एक्सरसाइज नहीं है, और आप लोग चूंकि घर का काम करके थक चुके होते हैं इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर डिलीवरीज के बाद जो फैट जमा होती है पेट के इर्द गिर्द, मैंने पहले भी बताया है, वो सेहत के लिए बहुत बुरी है। तो मेनोपॉज तो सबका होना ही होता है, लेकिन मेनोपॉज के साथ आधी मौत जो लोग या आप लोग जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी बीमारियां और जोड़ों के दर्द, दैट इज टोटली रॉन्ग। चेंज योर लाइफस्टाइल, सारी चीजें कट डाउन करके। और नाया नूर पूछ रही हैं आपकी हेयर स्टाइल को क्या हुआ? बस आज हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है क्योंकि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। मेरा हेयर स्टाइल जब अच्छा होता है समझें कि मैं अच्छे मूड में हूँ। अच्छा, डॉक्टर तारा आपका मूड कैसे ठीक करें पहले ये बताएं, क्योंकि ये तो 45 मिनट्स पे आज तस्लीम की मीटिंग भी है,
तो ये आपका मूड कैसे ठीक होगा? आप तो इतना नहीं, नाराज है जितना आज। मैं डॉक्टर ताहिरा को जानती हूँ वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह मूड ठीक होगा उनका। ये वक्ती बुखार है, बिल्कुल मौसमी। तस्नीम मुझे जान चुकी है बहुत अच्छी तरह। जिस दिन मुझे बहुत यानी मैं थकी भी हूँ और उसके साथ साथ ये लोगों के मैसेजेस ने भी मेरा दिमाग खराब किया हो, उस दिन फिर मैंने कुछ ना कुछ पोर तो करना होता है। लेकिन खैर मैं बाद में मैं इसलिए सब लोगों के इतना ज्यादा उनको डांट रही हूँ कि देखिए इल्म हासिल करना माँ की गोद से लेके कब्र तक हमारे रिलीजन के मुताबिक भी फर्ज है, ठीक है। और इल्म वो नहीं है कि जो बैठ के यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो अच्छा तस्नी आपको एक मजेदार बात हो, पता नहीं आपने मेरी फेसबुक देखी है कि नहीं। एक और चीज जो इससे यानी मैं जिस पे बात करना चाहती थी, खैर लोग कहते हैं कि क्या बात करना होता है, बस ब्लॉक करके आगे निकल जाए करें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नहीं, जो चीजें बहुत ज्यादा पनप रही हैं सोसाइटी में उन पर जरूर बात करनी चाहिए। कि ये जो पिक्स भेजने का चक्कर है मैसेंजर में, जिसमें लोग समझते हैं कि एक औरत को एम्बैरस इस तरह किया जा सकता है कि उसको बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें भेज दी जाएं। अगर आप मेरे मुतालिक ऐसा समझते हैं तो मुझे तो आप एम्बैरस नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्टर आप तो सबसे आशना है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैं मुझे जब भी चैलेंजेबल कोई फेज हो तो मेरा चैलेंजेबल फेज में मैं उस अपनी डबल पावर में आ जाती हूँ। आप मुझे चैलेंज करके आप मुझे नहीं झुका सकते, ठीक है। लेकिन जैसे और बहुत सी खवातीन होंगी, बच्चियां होंगी, मरियम जमान बार बार कह रही है मेरे सवाल का जवाब दे दें, प्लीज इनका सवाल पढ़ दें। मैं कैसे पढ़ूं? मैंने उनसे कहा है कि कमेंट्स में उसको पेस्ट कर दें, मैं अक्स का इनबॉक्स नहीं खोल सकती इस वक्त क्योंकि लाइव उससे जा रहे हैं। नहीं, आपके पास फोन नहीं है जिससे आप उनका व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें? फोन के थ्रू लाइव जा रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू फेसबुक के कमेंट्स पढ़ी हूँ जो लैपटॉप पे खोला है। ओहो, अली से पूछ लें, अली से जल्दी से मैसेज करके कहें कि इनका मरियम जमान का बता दें, क्योंकि शी इज आई थिंक इन ट्रबल एंड शी इज रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड लाइक आई डोंट लाइक के हम उन्हें मायूस करें। तो बात मैं कर रही थी कि पिक्स भेजने की, तो मैं ना सही लेकिन बहुत सारी और बच्चियां होंगी जो कि फेसबुक यूज करना चाहती हैं या जिनके लिए सोशल स्पेस जो है या सिर्फ यही है, उनको आप जब इस तरह की हरकतें करके डरा के आप उन्हें क्या हासिल करना चाहते हैं? आप व्हाट डू यू वांट टू शो? लाइक आप अपना बॉडी पार्ट दिखा के किसी भी अननोन औरत को what pleasure you will get? Why don't you go and आप बाहर जाके किसी दरख्त पे 6-7 मुक्के 10-12 मुक्के मार के अपनी एनर्जी निकालें। यकीन कीजिए मेरा यानी कि ये होता है कि जब आप बहुत एग्रेशन फील कर रहे हो तो आपको अपना एनर्जी आउटलेट चाहिए है, लेकिन हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि एनर्जी आउटलेट इज जस्ट फ्रॉम द like sexual things or not. This is totally wrong. मेरा बेटा जब टीनेजर था और जब कभी उसे इस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता था या गुस्सा आता था, आप सोचे मैंने उसे पंचिंग बैग ले दिया था। पंचिंग बैग लेके मैंने अपने घर के बाहर दरख्त पे से लटका दिया था पंचिंग बैग को, और मैंने कहा था बेटा जब बहुत गुस्सा आया करे ना या बहुत किसी चीज पे चिड़चिड़ा करे तो इस पे जाके ना मुक्के मारा करो। And he used to do that and it was so effective कि वो उस पे जब आप 10-15 मिनट जब आप उस पे मुक्के मारते रहे और आप मुक्के मार मार के आपकी स्वेट भी आप कर जाएं और आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाए and then you calm down. और दिस इज लाइक समथिंग कि जो एक हार्मोन है जो मेल्स में होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन
کا جو اخراج جیسے خواتین کا ہارمون ایسٹروجن ہے، اسی طرح مردوں کا ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہے. ٹیسٹوسٹیرون یہ آپ میں لاتا ہے اس طرح بے چینی، اور لیکن چونکہ ہمارے پاس نہ کھیل کود کے اتنے مواقع ہیں کہ آپ کا پلے گراؤنڈس ہوں، آپ فٹ بال کھیلیں، آپ یہ کریں وہ کریں، ہیلدی ایٹماسفیئر اور ہیلدی ایکٹیویٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹل نیل ہے. اور دوسرا ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کا یہ ایک جو لے مین لینگویج ہے، گرمی کٹو، گرمی. سو گرمی کڈنے کا مطلب یعنی یہ بہت ہے کہ اینو بڑی گرمی ہوئی ہے تے اچھا گرمی کڈنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سیکشل پلیجر ہی لے سکتے ہیں تو تب آپ کی گرمی نکلے گی. اٹس رانگ. آپ کو صرف اپنی فزیکلی آپ کو ڈرین کرنا ہے کسی طریقے سے، اور وہ ڈرین کرنے کا مطلب اگر آپ اینٹیں بھی چڑھا دیں نا 200 اینٹیں چھت پہ نیچے سے لے کے اوپر تک، ایک تو مزدوری مل جائے گی اور دوسری اینٹیں چڑھا دیں گے، اور دوسری آپ کی انرجی لیول ٹوٹلی نیچے آ جائے گا اور دماغ سے خرافات بھی نکل جائیں گی. ہاں خرافات نکل جائیں گی. اب یہی ہوا کہ کل مجھے وہ پک آئی اس میں میسنجر میں، چونکہ میں دیکھتی تو ہوں، اور ایک یہ وجہ بھی تھی شاید جو شاید سب کانشیس میں ہے کہ خیر میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ وہ ماں صدقے میرا پتر اس مائی کو تو نے تصویر بھیجی ہے، وہ یہ چھچڑا دیکھ کے کیا کرے گی اور وہ بھی ڈاکٹر جس نے ابھی نوجوانی میں جو لوگوں کی ذہنی سوچ پہ اور ان کی ذہنیت پہ بس افسوس ہی کر سکتے ہیں ڈاکٹر طاہرہ، اور کچھ نہیں کر سکتے. شاید کا سوال پڑھ لیں میرے خیال سے. ہاں جی میں پوچھتی ہوں تھوڑا سا ڈاکٹر طاہرہ، جو مریم کا سوال ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ obviously انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے انڈے چھوٹے ہیں تو اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا ہے اور ہسبینڈ کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا، ہسبینڈ کی رپورٹ آ گئی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ ان کے سپرمز 30% ہیں. اب ہم کیا کریں؟ 30% نہیں ہوتے، کاؤنٹ ہوتا ہے. اور دیکھیں اب پھر وہی بات ہے، میں نے بانجپن پہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے اور میں نے سیمن انالیسس کی نارمل رپورٹ بھی چھاپی ہوئی ہے کہ جس میں کاؤنٹ اگر مور دین 20 ملین پر مل ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے، جس میں موٹیلٹی جو ہے وہ مور دین 40 to 50% ہونی چاہیے، اور مورفولوجی یعنی ان کی جو شکل ہے وہ مور دین 3% ہونی چاہیے، اور اس کی لیکوفیکیشن جو ہے وہ ود ان 30 منٹس ہونی چاہیے. اب میرا نہیں خیال کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کسی نے بھی پڑھی ہو اور اسے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہو. اور مجھے اب یہ نہیں میں سمجھ سکتی کہ 30% کاؤنٹ کا کیا مطلب ہے. 30% موٹیلٹی کی بات کر رہی ہیں، 30% کاؤنٹ کی بات کر رہی ہیں، یہ 30% اس کی شکل کی بات کر رہی ہیں. دوسری یہ ہے کہ انڈے جو ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جانا جو ہے اس پہ بھی میں لکھ چکی ہوں کہ انڈے جو میچیورٹی ہے وہ خالی ایک ہارمون سے ملتی ہے. مجھے آپ کسی جو ڈاکٹر اس طرح کہتے ہیں کہ ٹوٹ جانا یا میچیور نہ ہونا، یہ اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک آپ ڈے 21 پروجسٹرون نہ کروا لیں. ہارمون کا نام ہے پروجسٹرون، اور ڈے 21 وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ڈے 1 پیریڈز کا پہلا دن. تسلیم یہ اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا میرے خیال میں، یہ میں نے ڈے 21 حالانکہ مجھے پروجسٹرون ضرورت نہیں ہے اس کی، مگر پھر بھی ازبر ہو گئی ہے. ہاں ڈے 21 پروجسٹرون آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اگر کسی کا یہ دیکھنا ہو کہ اس کا انڈا میچور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ہم ڈے 21 پہ پروجسٹرون کراتے ہیں. جو ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ پہ بتاتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ پہ کنفرمیٹری نہیں ہوتا، اور یہی پرابلم ہے کہ گاؤں دیہات قصبے ہر جگہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ لے کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ نالج سے اکوپڈ ہوں تاکہ آپ اپنی جس ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے سوال کر سکیں کہ جی آپ نے میرا پروجسٹرون کیوں نہیں کروایا. اور اگر آپ نے پروجسٹرون 30 سے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انڈا اچھا ہے اور وہ بن رہا ہے بالکل ٹھیک سائز میں، اور اگر وہ 30 سے نیچے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انڈا اچھی طرح نہیں بن رہا. اب اس سوال کی اس جواب کی روشنی میں آپ اپنی رپورٹس دیکھ لیجئے، جس چیز کی کمی ہے وہ کروا لیجئے.
अच्छा, डॉक्टर तायरा हमसे एक खातून पूछ रही हैं, वो कहती हैं कि मुझे प्लीज कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका बता दें, उनके हस्बैंड कॉन्डोम नहीं यूज करना चाहते और हस्बैंड जो है वो दुबई में होते हैं और हर साल 2 दफा आते हैं। गोलियां खा सकती हैं। जिस महीने हस्बैंड ने आना हो, पाकिस्तान में बहुत तरह की गोलियां अवेलेबल हैं। फैमिला 28 भी है, यास्मीन भी है, और जिस महीने उन्होंने आना हो वो उस साइकिल में, यानी उसमें साइकिल याद रखें, जब मैं साइकिल कहती हूँ तो ये वो वाली साइकिल नहीं है जो हम चलाते हैं। साइकिल का मतलब ये मंथली साइकिल। मंथली साइकिल का मतलब है पीरियड्स, यानी कि माहवारी। माहवारी वाली किताब भी किसी ने नहीं पढ़ी, अब तो मैंने ये कहना छोड़ दिया है। लेकिन वो जो गोलियां हैं वो अब उस महीने में पूरा महीना खाएं, उसमें एक गोली भी स्किप ना करें। गोलियां खाने का प्रॉब्लम यही होता है कि आपने से अलार्म लगा के, अगर रात के 9 बजे खाना है तो रात के 9 बजे ही खाना है, अगर दोपहर को 2 बजे खानी है तो दोपहर के 2 बजे ही खानी है। तो वो आप उस 2 महीनों में यूज कर लें। आपके लिए तो बात आसान है कि हस्बैंड साल में सिर्फ 2 महीने आपके पास हैं। जी बताइए। अच्छा, तस्नीम 3:45 हो गए, आपकी मीटिंग का टाइम अगर है तो फिर मैं हम रोज मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे नेगोशिएट करने की कि मैं एग्जैक्ट 4 पे ज्वाइन करूँ, तो हम एग्जैक्ट 4 पे ही खत्म कर लेंगे इसको। अच्छा ठीक है। That's अच्छा great. ठीक है यार, डॉक्टर तारा थोड़ा गुस्सा करा करे ताकि तस्नीम जो है ना प्रोग्राम में आखिर तक रहा। अच्छा, ये एक साहब है, उनका हमें सवाल आया। वो कहते हैं मेरी बीवी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन उस टाइम से अब उनको जो है वो पीछे बहुत पेन होता है, या इसका क्या? पीछे देखें, पीछे फिर वही बात है, पीछे पूरी का पूरा पीछे है। ठीक है, पीछे का मतलब आपके हिप्स भी हैं, पीछे का मतलब कमर भी है, पीछे का मतलब गर्दन भी है, पीछे का मतलब पोटी वाली जगह भी है। अब और पीछे मुझे मेरे नहीं दिमाग पता का पीछा भी है। की बात हाँ, कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं ये उसी की बात कर रहे हैं, किसकी? पॉटी वाली जगह की, कि उसकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा है ये बगैर देखे जो है वो और उस मैं देखे, मैंने पहले भी कहा था कि एक होती है एक्यूट प्रॉब्लम्स। एक्यूट प्रॉब्लम्स जिसमें मरीज का देखा जाना जरूरी होता है। उन चीजों पे, देखे जाने वाली चीजों पे मैं कुछ नहीं कह सकती जब तक मैं खुद देख ना लूं। एक चीजें होती हैं, जैसे अभी वो मरियम का क्वेश्चन था कि इनफर्टिलिटी के मतलब क्वेश्चन था, तो आप गाइडलाइन देते हैं कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। एक्यूट प्रॉब्लम्स का हल ये है कि आप जाके किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन फिर वही बात है, हमारे यहाँ वजाइनल डिलीवरी को जितना हल्का लिया जाता है, जितना उसको जस्ट नथिंग समझा जाता है, मुझे उस पे बहुत हैरत होती है। और लोगों को पता ही नहीं है कि वजाइनल डिलीवरी आपकी जिंदगी कैसे अजाब बना सकती है। वजाइनल डिलीवरी करवानी है तो किसी बहुत जबरदस्त जगह से जहाँ सारी फैसिलिटीज हों, और किसी बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर से करवानी है। और अगर सिजेरियन भी करवाना है तो कॉम्पिटेंट जगह से, कॉम्पिटेंट डॉक्टर से और अच्छी जगह से। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि 2 बच्चे रखें ताकि उनकी अच्छी तरह प्लानिंग करके आप अच्छी तरह उन्हें डिलीवर करा सकें। 10-10 बच्चे रखेंगे तो आपकी बीवी जो है वो सारी उम्र रो रो के गुजारेगी, और यकीन करें कि आपकी जिंदगी भी अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, ये हैं 37 साल उनकी उम्र है, 4 बच्चे हैं, पिछले साल 5वां मिसकैरेज हुआ, इसके बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया। अब एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पर हूँ। मेडिसिन का फार्मूला नीम स्टर्लिन 100 mg रोज रात को एक, और क्लोनाज़पैम 0.5 को एक, सुबह को हाफ, जबकि 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी भी है। अब वो मेरी गायनी डॉक्टर ने कहा है कि सर्टेलिन छोड़ दें, लेकिन मैंने न्यूरो इन्हें डॉक्टर पहले जवाब दे दिया था। मैंने इन्हें पहले जवाब, मैं मैसेंजर पे इन्हें जवाब दे चुकी हूँ। मैंने इन्हें प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का कहा था, और मुझे नहीं समझ आती, अब आप हालात खुद देख लें कि जो माँ जिसके 4 बच्चे मौजूद हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रही है, उसको एक मर्द जो है वो क्यों प्रेग्नेंट कर रहा है? ठीक है, क्या जरूरत है उस 5वें बच्चे की जो कि माँ की जिंदगी को मजीद खराब करेगा? और एंटी डिप्रेसेंट प्रेगनेंसी में छोड़ते नहीं है। सर्टेलिन जो है वो खाई जा सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि जी ये चीज है, वो चीज है, लेकिन
जहाँ पे माँ की जिंदगी कॉम्प्रोमाइज होती हो, वहां पे एक ऐसी जिंदगी जो अभी नोन ही नहीं है, तो आप प्रायोरिटाइज करें कि जो 4 बच्चे और उनके सर के ऊपर माँ मौजूद है वो चाहिए, या एक ऐसा बंदा फर्द चाहिए जो अभी बीइंग में है ही नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा लें। अच्छा, ये हिना ज़ैनब का सवाल था, वो कह रही है एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट हैं, ऑपरेशन के अलावा कोई और हल है? मैं एंडोमेट्रियोसिस पे बहुत डिटेल से प्रोग्राम कर चुकी हूँ, आपको भी बता चुकी हूँ। एंडोमेट्रियोसिस का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, इसमें इंजेक्शंस लगाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, यानी खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, और रिमिशन या कंप्लीट गायब होना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये है कि दवाइयों पे कंट्रोल रखा जा सकता है वो उस सारे दर्द पे और डिजीज प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, और उसमें लेकिन ये है कि फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, यानी बच्चा जब आप दवाइयां खा रहे होते हैं तब बच्चा पैदा करना मुमकिन नहीं होता। उसका एक तरीका ये करते हैं कि आप कुछ अर्सा दवाइयां खा के एंडोमेट्रियोसिस को दबाते हैं, और फिर जब छोड़ते हैं दवाई तो फिर फौरन IVF से बच्चा पैदा करते हैं, ताकि उस जो एक विंडो पीरियड आपको मिला है एंडोमेट्रियोसिस की रिमिशन का, यानी नीचे जाने का, उसमें आप IVF से बच्चा पैदा कर लें, और उसके बाद फिर एक हाथ बच्चा पैदा करके तो फिर दवाइयों पे चले जाते हैं। अच्छा, ये शहजाद साहब है, इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहबा मेरी वाइफ का 3 मंथ पहले ऑपरेशन हुआ था, पर ऑपरेशन के बाद 15 दिन बाद यूरिन में ब्लीडिंग आने लगी। 2 मंथ्स हो गए हैं, प्रीमोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज कोई हेल्प करें। क्या देखिए, एक तो ये नहीं लिखा किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, फिर उम्र नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं है, दोबारा जाके एग्जामिन कराया है कि नहीं, और प्लीज जहां से ऑपरेशन कराया है वहां जाके दोबारा दिखाएं। मुझे पता है लोग इसलिए दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाते कि इट कॉस्ट मनी, दैट्स व्हाट आई सेड कि पाकिस्तान में औरतों की हेल्थ इसलिए बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है कि गवर्नमेंट की तरफ से टोटली फ्री कुछ भी नहीं है, और हो भी नहीं सकती। 22-25 करोड़ को गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। जितनी तेजी से आप आबादी बढ़ा रहे हैं, इतनी तेजी से अस्पताल नहीं बनेंगे, ना ही डॉक्टर बनेंगे। तो आपको खुद सोचना है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, उसके मुताबिक आप अपने बीवी और बच्चों की सेहत को देखें। जहां से ऑपरेशन करवाया है प्लीज वहां जाके दिखाएं। अच्छा डॉक्टर तायरा, एक हमें मैसेज आया, वो ये कह रही है कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट फैसलाबाद में बता दें। फैसलाबाद में सच मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो भी अलाइड हॉस्पिटल की प्रोफेसर होंगी उनसे वो दिखा दें। अलाइड हॉस्पिटल से टीचिंग हॉस्पिटल, तो टीचिंग हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास अब 4 मिनट रह गए हैं। मैं अगर आपको तहमीना का सवाल नजर आ रहा है तो अगर डॉक्टर तायरा आप पढ़ सकें। ये शहबाज साहब कह रहे हैं कि डिलीवरी ऑपरेशन हुआ था। डिलीवरी ऑपरेशन सिजेरियन को अगर आप कह रहे हैं या नॉर्मल डिलीवरी को कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जहां पे हुआ था प्लीज वहां जाके दिखाइए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक होते हैं एक्यूट प्रॉब्लम। एक्यूट प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जिसमें मरीज को देखा जाना जरूरी होता है। मैं मरीज को देखे बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। और एक होता है कि जिस तरह आप जस्ट अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे मैंने एंडोमेट्रियोसिस के मतलब अपना ओपिनियन दिया और इनफर्टिलिटी के मतलब, और इन्होंने कहा बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपने किसी बहुत ही बुरी जगह से डिलीवरी कराई और बहुत ही बुरी जगह से ऑपरेशन कराया, जहां ना बच्चा बचा और बीवी की भी जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। जब आप सस्ती चीज और सस्ता काम कराएंगे तो फिर यही होगा। ये दिस इज ह्यूमन लाइफ, दिस इज नॉट लाइक परचून की दुकान कि जहां हम ये जनरल स्टोर से चवानी वाली पुड़ी खरीदें या किसी बड़े स्टोर से जाके 1 रुपए वाली पुड़ी खरीदें, ऐसा नहीं है। आपको ह्यूमन लाइफ है, आप इसके लिए 21st सेंचुरी की
چیزیں جہاں پہ اویلیبل ہوں وہیں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. ورنہ جیسے 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں لوگ مرتے تھے ویسے مرتے رہیں گے. Alright, میرے پاس تو یہی سوال تھے ابھی. چلیے میرے خیال سے ہم آج کا پروگرام یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں. بہت کچھ سوچنے کو دیا ہے ڈاکٹر طاہرہ نے. میرے خیال سے جنہوں نے پروگرام دیکھا ہے سنا ہے ان کے دماغوں کو کچھ تو جھنجھوڑا ہوگا اور کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اتنا سا کوئی ذرہ عقل کا شعور کا ان تک پہنچا ہوگا. تو اسی امید پہ ہم پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے. اور شائستہ آپ اپنا کلوزنگ وہ کیجیے. اور طاہرہ کا بہت بہت شکریہ. اچھی کلوزنگ اور ہو ہی نہیں سکتی, لیکن ڈاکٹر طاہرہ کی جو آج کی میری لرننگ تھی وہ یہ تھی کہ ہر انسان کے اندر یہ آگ جلنا فار ایکوائرنگ مور نالج وہ بہت ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہی رہ جائیں گی. کوئی خواتین کے لیے کوئی آپ کی جنگ آ کے نہیں لڑے گا اور کوئی آپ کا حق آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. آپ اپنے آپ کو پرنسس نہ سمجھیے جہاں پہ ایک شہزادے سا. میں کل پرسوں سوری صرف 1 منٹ اور کہ رنویر سنگھ اور دیپکا کی وہ آج کل ویڈیوز بہت چل رہی ہیں تو اس کے نیچے بڑی لڑکیوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہائے ایسا ہی چاہیے ایسا ہی چاہیے. خدا کے لیے دس از ناٹ ریئل لائف کہ جس میں آپ کو وہ جیسے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کے اور وہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ بس یہی ہے زندگی. نہیں, یہ زندگی نہیں ہے. اور آپ کو اندر کا حال نہیں پتا. آپ پردے کے بالکل آپ ایک پردہ ڈلی ہوئی زندگی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو کوئی بندہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کا حق دے گا اور کہے گا کہ جی آؤ شہزادی آپ کو آپ سر پہ یہاں رکھ لیں اور آپ کے یہاں رکھ کے اس کے اوپر ایک تاج بھی بنا دیں. نو, یو ہیو ٹو فائٹ یور سیلف. اور فائٹ آپ تبھی کریں گے جب آپ کو اپنی رسپیکٹ کرنی آئے, اپنی عزت, اپنے سے پیار. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر طاہرہ کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہوگی یا تسلیم کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہوگی یا شائستہ کو؟ نو, we stood on our feet. We always protested against the things which were not favorable to us or who was trying to damage us. بالکل. تو اگلے جمعے کو 3 بجے ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. Thank you. خدا حافظ.